नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और जिसकी लेखिका हैं अनीस जंग। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है लॉस्ट। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। तो खोई हुई बसंत ऋतु या फिर खोया हुआ बसंत ऋतु। अब देखिए वसंत ऋतु क्या होता है। जब वसंत ऋतु आती है ना, तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं, सभी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। चारों ओर प्रकृति बहुत ही ज़्यादा सुंदर और लुभावनी लगने लगती है। तो प्रकृति के लिए लॉस्ट स्प्रिंग कहा गया, यानी लॉस्ट मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। तो क्या होगा अगर बसंत ऋतु खो जाए? तो ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी बसंत ऋतु आती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बचपन कहते हैं। तो बचपन एक ऐसा समय होता है जब आप पर ना कोई जिम्मेदारी होती है और ना ही किसी बात की आपको चिंता होती है। जैसे आज 12th स्टैंडर्ड में है तो चिंता है कि पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, बड़े होकर कुछ बनना है, तो ये चिंता है ना। लेकिन जब आप 5 या 8 वर्ष के थे तब आपको ये सारी चिंताएं नहीं थी, आप स्वतंत्र थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो कुछ दशा ऐसी है कि जैसे प्रकृति से अगर उसका बसंत ऋतु खो जाए तो प्रकृति की सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से बच्चों के जीवन से अगर बचपन खो जाए तो उनकी क्या दशा होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उन्हीं की ये कहानियाँ हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है स्टोरीज़ मतलब कहानियाँ ऑफ स्टोलन, चुराए गए चाइल्डहुड, बचपन की, चुराए गए बचपन की कहानियाँ। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर 2 कहानियाँ हैं। हमारी पहली कहानी है समटाइम्स, कभी कभी, आई मतलब मुझे, फाइंड मतलब मिल जाता है, आरूपी मतलब 1 रुपया, इन द गार्बेज कूड़े में। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। ये आपकी पहली कहानी है, ठीक है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो कहते हैं कि वाई मतलब क्यों, डू यू तुम, डू दिस ये करते हो, यानी तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क मैंने पूछा साहब से। अब ये साहब एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो मैंने साहब से पूछा, हुम जो, आई मुझे इनकाउंटर मिलता है। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, स्क्राउंजिंग ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब धन या फिर पैसा, पैसे ढूंढता हुआ, इन द गार्बेज कूड़े के डंप, ढेर में, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोसी के। तो मैं साहब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़े के ढेर में पैसे ढूंढता हुआ मिलता है। साहब ने लेफ्ट छोड़ दिया हीज होम अपना घर, लॉन्ग अगो बहुत पहले। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। शेट अमिश उसका घर स्थित था, द ग्रीन फील्ड हरे भरे खेतों में, ऑफ ढाका, ढाका के। तो ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर स्थित था। और हीज होम और उसके घर की, इज़ नॉट इवन यहाँ तक कि, नॉट नहीं है, अ डिस्टेंट दूर दूर तक, मेमोरी उसे कोई याद नहीं है। और उसके घर की उसे दूर दूर तक कोई याद नहीं है। देर आर मैनी स्टॉर्म्स, देर वर मैनी, मैनी मतलब बहुत से, स्टॉर्म्स मतलब तूफान आते थे, बहुत से तूफान आया करते थे। दैट जो स्वेप्ट अवे बहा कर ले जाते थे, देयर फील्ड उनके खेतों को, एंड होम और घरों को। तो बहुत से तूफान आया करते थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले जाया करते थे। हिज मदर उसकी माँ, टेल्स हिम उसे बताती है, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई और इसीलिए, दे उन्होंने, लेफ्ट छोड़ दिया, अर्थात इसीलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, ऐसे भी पढ़ा सकते हैं आपके अध्यापक, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि इसी वजह से उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया,
ठीक है, दोनों तरह से सही है। लुकिंग फॉर गोल्ड और लुकिंग ढूंढते हुए या फिर तलाश में फॉर गोल्ड पैसों की, और पैसों की तलाश में इन द बिग सिटी इस बड़े शहर में आ गए, वेयर जहाँ ही वहाँ नाव अब लिप्स रहता है, जहाँ पर वो अब रहता है। आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, एल्स इसके अलावा टू डू करने के लिए, तो मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स वो बुदबुदा कर कहता है। लुकिंग अवे निगाह बचाते हुए, अर्थात नज़र में नज़र मिलाकर नहीं बात कर रहा, वो अपनी निगाह बचाते हुए वो बुदबुदा कर कहता है कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, अब यहाँ पर कहती हैं कि आई से गिबली, क्या कहा गिबली, कि स्कूल जाया करो, अर्थात ग्लिबली का मतलब होता है बहुत चतुराई से, तो स्कूल जाया करो। मैं आई से मैंने कहा, ग्लिबली बहुत चतुराई से, मैंने बहुत चतुराई के साथ कहा। रियलाइजिंग और एहसास हुआ, इमीडिएटली तुरंत, और मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि हाउ कितनी, हॉलो खोखली, हॉलो मतलब होता है खोखला, कितनी खोखली द एडवाइस यह सलाह मस्ट साउंड लगी होगी, कि मेरी यह सलाह कितनी खोखली लगी होगी। और मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि मेरी यह सलाह कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। इन नेबरहुड, इन माई नेबरहुड, माई मतलब मेरे नेबरहुड मतलब पड़ोस में, तो मेरे पड़ोस में देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। व्हेन जब दे वे बिल्ट वन बनवाएंगे, यानी जब वे स्कूल बनवाएंगे, अर्थात जब कोई स्कूल बनवाएगा, आई विल गो तो मैं जाऊँगा, ठीक है, यानी अभी तो है नहीं स्कूल, लेकिन अगर किसी ने भविष्य में बनवाया तो मैं ज़रूर पढ़ने जाऊँगा। रिवीजन करते हैं, मेरे साथ आप भी रिवीजन कीजिएगा और इसको आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिएगा ताकि आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहब, मैंने साहब से पूछा, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़े के ढेर में पैसे ढूंढता हुआ मिलता है। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया, उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित था और उसके घर की उसे दूर दूर तक कोई याद नहीं है। वहाँ पर बहुत से तूफान आया करते थे जो उनके खेतों और घरों को बहा कर ले जाया करते थे। बहा कर ले जाने का मतलब उड़ा ले जाते थे, तूफान वगैरह आते थे तो, ठीक है। तो फसल बहा कर ले जाने का मतलब है, खेतों को बहा कर ले जाने का मतलब है फसल बहा कर ले जाना, ठीक है, मतलब जो कुछ भी फसल होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। तो देयर आर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत तूफान आते थे जो उनकी खेतों को और घरों को बहा कर ले जाते थे। उसकी माँ उसे बताती है कि इसीलिए या फिर और इसीलिए उन्होंने वह शहर छोड़ दिया या फिर इसीलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, दोनों तरह से सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लुकिंग फॉर गोल्ड और पैसों की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहाँ पर वह अब रहता है। मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ बुदबुदा कर कहता है, लुकिंग अवे निगाह बचाते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने बड़ी चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि मेरी ये सलाह कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब कोई स्कूल बनवाएगा, आई विल गो तो मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि उसकी पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन कोई स्कूल ही नहीं है उसके अगल बगल। अब कहती हैं इफ़ आई, यदि मैं स्टार्ट शुरू करूँ स्कूल, एक स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे, अर्थात क्या तुम पढ़ने आओगे मेरे स्कूल में। तो इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग यानी मस्ती भरे अंदाज में या फिर थोड़े से मजाक भरे अंदाज में। यस, हाँ, ही सेज, वहाँ कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, ब्रॉडली मतलब खुलकर, तो वहाँ खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है, यस, हाँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी, मैं देखती हूँ हिम कि वह रनिंग अप, दौड़ते हुए टू मी, मेरे पास आ रहा है। कुछ ही दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वह दौड़ते हुए मेरे पास, रनिंग अप टू मी, दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, इज़, क्या योर, आपका स्कूल रेडी, तैयार हो गया, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो इट टेक्स, समय लगता है, लॉन्गर, इट टेक्स लॉन्गर यानी समय लगता है, टू बिल्ड, बनाने में, स्कूल, एक स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्बैरेस्ड, ग्लानि से भरकर, एट हैविंग, क्योंकि हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था,
दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसे मैं मिंट नहीं थी, अर्थात जिसे मैं पूरा नहीं करना चाहती थी। तो एक ऐसा वादा करने की वजह से जिसे मैं पूरा नहीं करना चाहती थी, मैंने ग्लानि से भरकर कहा, एक स्कूल बनने में समय लगता है, बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे वादों की तरह, लेकिन मेरे ही वादों की तरह बहुत से वादे अबाउंड भरे पड़े हैं इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज, उसके ब्लीक फीके वर्ड संसार में, तो उसके फीके संसार के हर कोने में मेरे वादों की ही तरह बहुत से वादे भरे पड़े हैं। ठीक है, तो रिवीजन कर लीजिए ताकि आगे बढ़ जाएं हम। तो यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मस्ती भरे अंदाज में। हाँ, खुलकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ। कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? एक ऐसा वादा करने की वजह से जिसे मैं पूरा नहीं करना चाहती थी, मैंने ग्लानि से भरकर कहा, एक स्कूल बनाने में समय लगता है, लेकिन मेरे वादों की ही तरह बहुत से वादे, लाइक माइन, यानी मेरे वादों की ही तरह बहुत से वादे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम मतलब उसे नोइंग जानने के बाद, मंथ्स महीनों, उसे महीनों जानने के बाद, हिम मतलब उसे, नोइंग मतलब जानने के, आफ्टर मतलब बाद, मंथ्स मतलब महीनों, तो उसे महीनों जानने के बाद, आई आस्क, मैंने पूछा, हिम उससे, हिज नेम उसका नाम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब आलम, ही अनाउंस, ही मतलब उसने, अनाउंसेस घोषणा की, अर्थात उसने बताया, घोषणा करने का मतलब बताया, तो यहाँ पे अनाउंस है तो घोषणा ही पढ़िएगा। तो वह घोषणा करता है, ही अनाउंस, वह घोषणा करता है, साहिब आलम, अर्थात उसका नाम क्या था, साहिब आलम। ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता या फिर वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब, वह इसका मतलब नहीं जानता। इफ़ ही न्यू, यदि वो जानता, इट्स मीनिंग, अपने नाम का अर्थ, यदि वो इसका मतलब जानता, जो कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी संसार का मालिक, यदि वो अपने नाम का अर्थ जानता जो कि संसार का मालिक होता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, तो वो बड़ी मुश्किल होती उसे, बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करने में, तो इस पर विश्वास करने में हार्ड टाइम, ही वुड हैव, उसे बहुत मुश्किल होती। ठीक है, अनअवेयर, अनजान है, ऑफ व्हाट हिज नेम, अपने नाम के, रिप्रेजेंट अर्थ से, अर्थात वह अपने नाम के अर्थ से अनजान है। यहाँ पर लिखा तो कुछ ऐसा है कि अनजान, अनअवेयर मतलब अनभिज्ञ है, व्हाट हिज नेम, अपना, कि उसका नाम, रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, अर्थात वो अपने नाम के अर्थ से अनजान है। इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि वह अपने नाम का मतलब नहीं जानता। ही रोम्स, वह भटकता फिरता है, द स्ट्रीट, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी, ये एक सेना है, ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैर लड़कों की, बेयरफुट मतलब जो लोग चप्पल वगैरह नहीं पहनते उनको बेयरफुट बोलते हैं, तो नंगे पैर लड़कों की ये एक सेना है। हु अपीयर, अपीयर मतलब जो दिखाई पड़ती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, मॉर्निंग मतलब सुबह के बर्ड, पक्षियों की तरह, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ते हैं, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर में, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों से, ओवर द मंथ्स यानी महीनों से, आई हैव कम टू नो रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि ओवर द मंथ, महीनों से मिलते रहने के कारण, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगी हूँ, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक को, तो महीनों से मिलते रहने की वजह से मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, वाई मतलब क्यों, आरंट यू मतलब तुमने नहीं, वियरिंग पहन रखी, चप्पल्स चप्पल, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, वन, उनमें से एक से, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन,
ब्रिंग देम डाउन का मतलब उन्हें नीचे नहीं उतारती। फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से, सेल्फ का मतलब होता है ताक या ताड़, ठीक है। ता फिर बड़ा की मात्रा फिर का, तो इसको होता है, इसका ही मतलब होता है ताक या फिर ताड़। सेल्फ को सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी माँ उन्हें सेल्फ से डाउन नीचे, नॉट ब्रिंग नहीं उतारती, अर्थात मेरी माँ उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारती या फिर मेरी माँ उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, वो सीधा सा उत्तर देता है। ही वहाँ आंसर सिंपली सीधा सा उत्तर देता है। तो आफ्टर रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों से जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। वह घोषणा करता है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, यानी वह नहीं जानता कि इसका अर्थात उसके नाम का क्या अर्थ है, अर्थात वो नहीं जानता कि उसके नाम का क्या अर्थ है। अगर उसे इसका मतलब पता होता, जो कि संसार का मालिक होता है, तो उसे इस पर विश्वास करने में बहुत कठिनाई होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम प्रेजेंट, वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता, अर्थात वो अपने नाम के अर्थ से अनजान है और ही रोम्स, वहाँ घूमता रहता है या फिर वो भटकता रहता है। द स्ट्रीट, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ये एक सेना है, बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर लड़कों की। ये नंगे पैर लड़कों की एक सेना है या फिर ये नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना है। हु अपीयर्स, जो दिखाई देती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह के पक्षियों की तरह, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों से मिलते रहने के कारण, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, वाई आरंट यू वियर चप्पल, यानी तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। तो मेरी माँ उन्हें सेल्फ से या फिर उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, वो सीधा सा उत्तर देता है। तो वो सीधा सा उत्तर देता है कि मेरी माँ उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारती या फिर मेरी माँ उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारती। ये कहने का मतलब कुछ इसी तरह से है कि जैसे आपके पास कोई चीज़ नहीं होती और कोई व्यक्ति आपके सामने दिखावा कर रहा हो, तो आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में तो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं लेकर ही नहीं आता क्योंकि मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। अर्थात वो चीज़ें हैं नहीं आपके पास, लेकिन आप बहाना बना रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। आगे चलें। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो पहले ऐसे समझिए, एट्स अनदर, एट्स मतलब कहता है, अनदर दूसरा लड़का, दूसरा लड़का कहता है, हु जिसने, इज़ वियरिंग पहन रखे हैं, शूज़ जूते, जिसने जूते पहन रखे हैं, दैट जो डू नॉट मैच बेमेल हैं। बेमेल मतलब एक जूता किसी और कंपनी का, तो एक जूता किसी और कंपनी का, यानी दोनों पैर में उसके अलग अलग कंपनी के जूते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये दिखाना चाहती हैं कि किसी कूड़े में इसे एक जूता मिल गया होगा और फिर बाद में दूसरा जूता भी मिल गया होगा, तो इसने पहन लिया है, ठीक है। तो एट्स अनदर, दूसरा लड़का कहता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे। इवन इफ सी डिड, यदि वहाँ सी मतलब उसकी माँ के लिए लगा है, जो लड़का कहता है कि मेरी माँ जूते ताक से नीचे नहीं उतारती। तो इवन इफ सी डिड, यदि वहाँ नीचे उतार भी दें, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ही, तो वहाँ यानी वो लड़का ही लगा है उस लड़के के लिए, तो वहाँ विल थ्रो देम ऑफ, थ्रो देम ऑफ मतलब उन्हें फेंक देगा, देम मतलब उन्हें, थ्रो ऑफ फेंक देगा, ठीक है। तो यदि वहाँ उन्हें उतार भी दें तो वह उन्हें फेंक देगा। दूसरा लड़का कहता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं। व्हेन आई कमेंट, जब मैं कमेंट करती हूँ, मैं टिप्पणी करती हूँ, ऑन इट, इस पर, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, अर्थात जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने बेमेल जूते क्यों पहने हैं। ही शफल्स हिज फीट, तो हिज फीट अपने पैरों को वो शफल करता है, वो इधर उधर घसीटता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है।
हु जिसने, हैज़ नेवर जीवन में कभी भी, ओन्ड पेयर ऑल हिज लाइफ अपने जीवन में कभी भी नहीं ओन्ड रखे अ पेयर एक जोड़ी जूते, अर्थात जिसने अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं रखे। ओनर मतलब मालिक होना। आप जूते हैं आपके पास तो आप उन जूतों के मालिक हैं, जब मन करे तब पहन लिया, जब मन करे उतार दिया। कोई मांगे तो उसको दे भी देंगे कि जाओ भैया आप भी बारात वारात में जाओ, घूम जाओ, मेरे जूते बहुत महंगे पहन लो, तो मालिक हैं आप। तो वो लड़का कभी मालिक नहीं रहा, किसका? अ पेयर, एक जोड़ी जूतों का। एक जोड़ी, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना कि एक जोड़ी का मतलब कितनी भी संख्या? एक जोड़ी मतलब 2 जूते, या फिर एक जोड़ी मतलब 4 जूते, या फिर एक जोड़ी मतलब 6 जूते? मैं बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ लीजिएगा। किसी न किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा कि एक जोड़ी बराबर कितने जूते होते हैं। ठीक है, चलिए, एक जोड़ी जूतों का जो अपने पूरे जीवन में कभी भी मालिक नहीं रहा। तो शेष अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है जो अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूतों का मालिक नहीं रहा। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए या फिर घूमते हुए, अक्रॉस द कंट्री देश भर में। तो देश भर में घूमते हुए, आई हैव सीन मैंने देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, बेयरफुट मतलब नंगे पैर, वॉकिंग चलते हुए, या फिर मैंने नंगे पैर बच्चों को घूमते हुए देखा है। इन सिटीज़ शहरों में, ऑन विलेज रोड और गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी पैसों की कमी, लैक मतलब कमी, मनी मतलब पैसों की, तो पैसों की कमी के कारण इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, अर्थात यह पैसों की कमी के कारण नहीं है। वो लड़का समझा रहा है कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन लेकिन अ ट्रेडिशन, ये एक परंपरा है, टू स्टे रहने की, बेयर फुट नंगे पैर, लेकिन नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इस वन, उनमें से एक एक्सप्लेन करता है, उनमें से एक स्पष्ट करता है, या फिर उनमें से एक समझाते हुए कहता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसों की वजह से नहीं है, ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। उनमें से एक समझाते हुए कहता है। कहानी कुछ ऐसी कि जैसे आपके स्कूल में कोई लड़का बहुत महंगी सी मोटरसाइकिल लेकर आ जाए और वो बहुत दिखावा करने लगे, तो आप अपने बहुत घनिष्ठ मित्र से कहते हैं, कैसा है मित्र, ये जो दिखावा कर रहे हैं ना, इनसे महंगी गाड़ी है हमारे पास, लेकिन वो हम थोड़ा सा ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, सीधे और साधारण हैं, इसीलिए स्कूल में नहीं लेके आते। अब वास्तविकता तो ये है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन आप समझा रहे हो अपने मित्र को कि आपका भावकाल बना रहे ना। तो वही चीज़ ये बच्चा भी कह रहा है कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन हम लोग नंगे पैर रहते हैं क्योंकि हमको ये परंपरा है एक हमारे यहाँ। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज़ ओनली, कि क्या ये केवल एन एक्सक्यूज़, एक बहाना नहीं है, कि क्या ये केवल एक बहाना नहीं है, टू एक्सप्लेन व्याख्या करने का। अभी अब परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट मतलब दशा, परपेचुअल पॉवर्टी, परपेचुअल मतलब निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा। ठीक है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने का ये केवल एक बहाना नहीं है, अर्थात ये बहाना बना रहा है लेखिका को, इतना तो पता ही है कि बहाना बना रहा है, लेकिन सब लोग ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते हैं, तो बहाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इवन इफ़ सी डिड, अगर वो उन्हें नीचे उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। दूसरा लड़का कहता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता, मुझे जूते चाहिए। उनमें से तीसरा लड़का कहता है जो, या फिर जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते कभी भी अपने पास नहीं रखे, अर्थात, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सेज अ थर्ड बॉय, उनमें से एक तीसरा लड़का कहता है जो अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूतों का मालिक कभी भी नहीं रहा। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में यात्रा करने के दौरान या फिर देश भर में यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर टहलते हुए।
या फिर नंगे पैर घूमते हुए ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। वॉक मतलब घूमना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मतलब मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक एक्सप्लेन करता है, उनमें से एक समझाते हुए कहता है, ठीक है, यानी ये चीज़ समझा रहा है कि वो नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये केवल एक बहाना नहीं है, सतत या फिर निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए क्या ये केवल एक बहाना नहीं है। आई रिमेंबर, मुझे याद आती है, स्टोरी एक कहानी, अ मैन एक व्यक्ति फ्रॉम उडुपी, जो उडुपी के एक आदमी ने, उडुपी एक स्थान का नाम है, तो जो उडुपी के एक आदमी ने वंस एक बार टोल्ड मी, मुझे सुनाई थी। तो मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाते समय पास्ट गुजरता था एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से। तो वह स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर, जहाँ हिज फादर, उसके पिता, वाज प्रीस्ट, पुजारी थे, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, वो रुकता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट टेम्पल, मंदिर पर, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर पर रुकता था, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड, मैं गई, हीज टाउन, उसके कस्बे में, एंड द टेम्पल, और मंदिर में, अर्थात 30 साल बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर गई। विच वाज नाउ, जो अब ड्रॉन, डूबा था, इन एन एयर, हवा में, ऑफ डिसोलेशन, उस तरफ डिसोलेशन लिखा है, डिसोलेशन का मतलब होता है उजाड़, जो अब उजाड़ की हवा में डूबा था, अर्थात जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था, ठीक है। तो मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी, कि जब वह एक छोटा लड़का था तो वह स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी। वह थोड़ी देर के लिए मंदिर पर ठहरता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर गई, जो अब मंदिर जो था वो अब ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। इन द बैकवर्ड, बैकयार्ड मतलब पिछवाड़े में, ठीक है, मंदिर के पिछवाड़े की बात कर रहे हैं, तो इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, वेयर, जहाँ, वहाँ पर लिव्ड, रहते थे, द न्यू प्रीस्ट, नए पुजारी, पिछवाड़े में जहाँ नए पुजारी रहते थे या फिर जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड, वहाँ पर लाल, एंड वाइट, और सफ़ेद, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। तो पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। अ यंग बॉय, एक यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे मतलब सलेटी, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म आपकी स्कूल की होती है, तो ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा सलेटी रंग का गणवेश, ठीक है, जो ऊपर से लेकर पूरा ड्रेस आप पहनते हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, और उसको हिंदी में गणवेश बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म बोलिए, गणवेश भूल जाएंगे आप। तो अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड, पहने हुए, ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म, सलेटी रंग के यूनिफॉर्म को पहने हुए एक छोटा लड़का, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जूते और मोजे, शूज़ मतलब जूते, सॉक्स मतलब मोजे, जूते और मोजे पहना हुआ, अराइव्ड, आता है, पैंटिंग, हाफता हुआ, एंड थ्रू, और फेंक देता है, स्कूल बैग, अपना स्कूल का बस्ता, ऑन द फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग बेड मतलब पलंग, तो फोल्डिंग पलंग आती है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अपने पिताजी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। फोल्डिंग पलंग, पलंग मुड़ जाती है, आप चाहे तो उसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर, मुझे याद आती है, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की, उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आती है, ठीक है।
हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली, और अंततः जब उसे गॉट मिल गए थे, पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, और अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज, मैं कभी नहीं खोऊंगा देम, इन्हें, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस, देवी ने हैड ग्रांटेड, सुन ली थी हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, या फिर देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, छोटे लड़के, लाइक द सन, लड़के की तरह, ऑफ प्रीस्ट, सन का मतलब होता है लड़का, पुत्र, बेटा, जो बोलना चाहें, ठीक है। तो छोटे लड़कों ने, लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, पुजारी के बेटे की ही तरह छोटे लड़कों ने, नाउ अब वो शूज, जूते पहन रखे थे, ठीक है। तो सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़के की ही तरह, लाइक मतलब जैसे या फिर तरह, यंग बॉयज, छोटे लड़कों ने अब जूते पहन रखे थे। बट मैनी, लेकिन बहुत से अन्य, अदर मतलब अन्य, बट मैनी अदर, लेकिन बहुत से अन्य, लाइक द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की ही तरह, इन माई नेबरहुड, नेबरहुड मेरे पड़ोस में, रिमेन रहते हैं, शूलेस, बिना जूतों के। बट लेकिन, माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, कूड़ा बीनने वालों की ही तरह, मैनी अदर्स, बहुत से अन्य लड़के, रिमेन शूलेस, बिना जूतों के रहते हैं, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ रखी थी, अर्थात लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ रखी थी। एक छोटा लड़का जिसने सटलेटी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जूते और मोजे पहने हुए थे, हांफता हुआ आता है और अपने स्कूल का बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक देता है। लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आती है, मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, या फिर देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, तो पुजारी के बेटे की ही तरह यंग बॉयज, छोटे लड़कों ने अब जूते पहन रखे थे। बट लेकिन, मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वालों की ही तरह बहुत से अन्य लड़के, रिमेन शूलेस, बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्विटेंस, मेरा परिचय, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय, लीड्स मी, मुझे ले जाता है, टू सीमापुरी, सीमापुरी। तो नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। अ प्लेस, ये एक स्थान है, ऑन द पेरी फेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की पेरी फेरी पर है, अर्थात ये एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली की सीमा पर है। एट, लेकिन, माइल्स अवे, मीलों दूर है, फ्रॉम इट, इससे, अर्थात दिल्ली से, मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, लेकिन लाक्षणिक रूप से यह दिल्ली से मीलों दूर है। अर्थात दिल्ली बहुत विकसित है, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सीमापुरी में इसका बिल्कुल विपरीत है। कोई सुविधा नहीं है, कोई विकास नहीं है, न शिक्षा है, न लाइट है, न बिजली है, न पानी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लाक्षणिक रूप से, यानी लक्षण ये है कि दिल्ली का जो लक्षण है वो बहुत विकसित है, और इसका लक्षण, सीमापुरी का लक्षण ये है कि ये अविकसित है, विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है, एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से मीलों दूर है। दोज मतलब वे लोग, हु जो, लिव रहते हैं, हेयर यहाँ, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वो स्क्वैटर्स हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, यानी गैर कानूनी बाशिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं, बैक इन 1971, सन 1971 में।
तो यहाँ पर रहने वाले लोग गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहब्स फैमिली, साहब का परिवार इज अमंग देम, उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन, सीमापुरी तब वाइल्डरनेस, बीहड़ था। सीमापुरी उस समय बीहड़ था। इट इज स्टिल इज, यानी इट स्टिल इज, यानी यह अभी भी बीहड़ है। बट इट, लेकिन यह इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यहाँ खाली नहीं है। बीहड़ का मतलब वहाँ स्थान जहाँ पर ना खेती होती हो और ना लोग रहते हों, एकदम सुनसान। तो सीमापुरी उस समय बीहड़ था, ये अभी भी बीहड़ है, लेकिन अब ये खाली नहीं है, अर्थात अब यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी के स्ट्रक्चर में, अर्थात मिट्टी के बने कच्चे घरों में, ठीक है। तो कच्चे घर कह सकते हैं, कच्चे मकान मतलब मिट्टी से बनते हैं, हम सब ये बात जानते हैं। तो कच्चे घरों में विथ रूफ्स, जिनकी छतें टीन एंड तिरपाल, तीन एंड तिरपाल की हैं, ठीक है। तो तीन एंड तिरपाल अगर आप नहीं जानते तो अपने पिताजी से चर्चा कीजिएगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है रहित, ये रहित हैं ऑफ सीवेज, सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है निकास। और रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, ठीक है। रनिंग मतलब दौड़ता हुआ, बहता हुआ, वाटर मतलब पानी। तो ये रनिंग वाटर साइलेंट कर देंगे, हम सीधा सीधा ऐसे कहेंगे। ये आगे भी पढ़ लेते हैं। लिव रहते हैं 10,000, 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे पढ़ा जाएगा कि तीन एंड तिरपाल, टिन और तिरपाल के, सीवेज ड्रेनेज, नालीहीन और जल पूर्ति विहीन, स्ट्रक्चर ऑफ मड, कच्चे घरों में लिव रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले। तो रनिंग वाटर हमने साइलेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब वही सीधा सीधा है कि पानी है तो वो बहेगा ना, तो उसको हमने सीधा सीधा कह दिया जल पूर्ति विहीन और नालीहीन। नालीहीन, नाली नहीं है, नाली रहित है, नालीहीन यानी बहते हुए पानी को निकलने के लिए कोई नाली नहीं है। और जल पूर्ति विहीन है, अर्थात यहाँ पर जल की पूर्ति भी नहीं होती, पीने के लिए बेचारों को पानी भी ढंग से नहीं मिलता, ठीक है। तो टिन और तिरपाल के, टिन और तिरपाल के डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, इस पूरे का मतलब सीधा सीधा नालीहीन और जल पूर्ति विहीन, स्ट्रक्चर ऑफ मड, कच्चे घरों में लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, ये यहाँ पर रहते हुए आए हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से दे हैव लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम, जिससे उनका नाम आता है ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, अर्थात जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है। एनिलेबल देम, और इसकी वजह से देम, वे लोग बाई ग्रेन, अनाज खरीद सकते हैं, और जिसकी वजह से वो अनाज खरीद सकते हैं, या फिर जिसकी वजह से वो अनाज खरीद पाते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फूड, भोजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, देन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। तो पहचान की अपेक्षा जिंदा रहने के लिए भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे कहानी चेंज हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आपको डाउट हो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है, लेकिन लाक्षणिक रूप से यह दिल्ली से मीलों दूर है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहब का परिवार भी उन लोगों में से एक है। सीमापुरी उस समय बीहड़ था, यह अभी भी बीहड़ है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि टिन और तिरपाल के, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर,
नालीहीन और जलपूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर रह रहे हैं मोर देन 30 ईयर, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से। वो यहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान के, विदाउट परमिट, बिना अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम, जिसकी वजह से उनका नाम आता है ऑन वोटर लिस्ट, मतदाता सूची में, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, दैन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। तो पहचान की तुलना में या फिर पहचान की अपेक्षा जिंदा रहने के लिए भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि, इफ़ मतलब यदि, एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर या फिर दिन के अंत होने पर, यानी शाम होने पर, ठीक है। तो इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत होने पर, वी कैन फीड, हम खिला सकते हैं, फीड मतलब खिला सकते हैं और फैमिलीज अपने परिवार को, एंड गो टू बेड, और सोने जा सकते हैं, सोने के लिए जा सकते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टोमच, विदाउट मतलब बिना, एन एचिंग स्टोमच पेट दर्द के, तो एचिंग मतलब दर्द, स्टोमच मतलब पेट, तो पेट दर्द के, और बिना पेट दर्द के सोने जा सकते हैं। तो वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, देन इन फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते थे। शे कहता है, ग्रुप एक समूह, ऑफ वुमेन महिलाओं का, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए, ठीक है। तो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए महिलाओं का एक समूह कहता है। वेन, जब आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई की क्यों, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, दे आर ब्यूटीफुल, अपनी सुंदर लैंड, धरती को, कि उन्होंने अपनी सुंदर धरती को क्यों छोड़ दिया, ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों की, एंड रिवर, और नदियों की, हरे भरे खेतों और नदियों की अपनी सुंदर धरती को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड, उन्हें मिल जाता है, फूड, भोजन, उन्हें जहाँ पर भी भोजन मिल जाता है, दे पिच, वो गाड़ देते हैं, देयर टेंट, वो वहीं पर अपना टेंट गाड़ देते हैं, टेंट मतलब तंबू, वो वहीं पर अपना तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकेम, और ये बन जाता है, ट्रांजिट होम, उनका ट्रांजिट होम। ट्रांजिट होम का मतलब होता है अस्थाई घर। जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो ये अस्थाई है कि मैं इलाहाबाद में ही मिलूँगा, लेकिन जो बंजारे होते हैं उनका फिक्स नहीं होता, वो आज इलाहाबाद हैं, कल बनारस पहुँच जाएंगे, परसों लखनऊ, उसके बाद पता चला अमेरिका, तो इस तरह से वो घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं अस्थाई घर वाले, उनका कोई एड्रेस फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो उनका अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, इन देम, इन्हीं में, अर्थात इसी टेंट में बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है। तो बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर, और वो पार्टनर बनते हैं, साझेदार बनते हैं, इन सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब होता है मृत्यु से बचना, ठीक है। उत्तरजीविता, इसकी सीधी सीधी हिंदी होती है, उत्तरजीविता में वो साझेदार बनते हैं। उत्तरजीविता का मतलब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कहीं से भी ढूंढ कर खाने पीने की चीज़ें लाएं, इसको बोलते हैं उत्तरजीविता। ये काम हमारे घर में हमारे पिता करते हैं, वो कमा कर लाते हैं, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो सर्वाइवल में पार्टनर बनते हैं, अर्थात उत्तरजीविता में वो साझेदार बनते हैं, एंड सर्वाइवल, और उत्तरजीविता, ध्यान से समझिएगा, उत्तर उसके बाद जीविता, अंत में ता है, जीवन मत कहिएगा, ठीक है। एंड सर्वाइवल, और उत्तरजीविता, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, और सीमापुरी में उत्तरजीविता का मीन्स अर्थ है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना, और सीमापुरी में उत्तरजीविता का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों की अवधि में या फिर सालों की अवधि में, इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने रूप ले लिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का, वर्षों की अवधि में इसने ललित कला का रूप ले लिया है।
अब प्रश्न उठ रहा होगा कि ललित कला क्या है। तो ललित कला की परिभाषा होती है कि वह सभी कला जो मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती है ललित कला कहलाती है। ठीक है, ये सबसे सरल परिभाषा है ललित कला की। तो मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करता है ना, वो स्थान कितनी मजबूरी में और कितने मजबूर होकर वहाँ पर वो लोग रहते हैं और कूड़ा बीनने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो थ्रू द ईयर्स, सालों की अवधि में या फिर वर्षों की अवधि में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस, इसने रूप ले लिया है ऑफ अ फाइन आर्ट, ललित कला का। गार्बेज टू देम, गार्बेज कूड़ा, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड, सोना है। कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रीड, ये उनका डेली ब्रीड है, अर्थात यह उनकी रोज़ की रोटी है। डेली मतलब रोज़ की, ब्रेड मतलब रोटी, ये उनकी रोज़ की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर पर एक रूफ है, एक छत है। देयर हेड उनके सिर पर, ओवर उनके सिर के ऊपर, अ रूफ एक छत है। इवन भले ही, इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही यह छत लीक कर रही है, टपक रही है, अर्थात भले ही यह छत टपक रही है, बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, ये छत इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है, अर्थात ऐसा आदमी या फिर ऐसा बच्चा जो खुले आसमान के नीचे सो रहा हो, भले ही उसे टपकती हुई छत का सहारा मिल जाए, उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी ना। तो वही चीज़, तो हमने शायद यहाँ से पढ़ाया था कि भोजन जिंदा रहने के लिए पहचान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दिन के अंत होने पर हम अपने परिवार को फीड, भोजन करा सकते हैं और बिना पेट दर्द के सोने के लिए जा सकते हैं, बेड पर जा सकते हैं, सोने जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और बिना पेट दर्द के सोने जा सकते हैं, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे उन खेतों की अपेक्षा जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते थे। किससे अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, फटी पुरानी या फिर फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए महिलाओं का एक समूह कहता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी नदियों और हरे भरे खेतों की सुंदर धरती को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, उन्हें जहाँ कहीं भी भोजन मिल जाता है वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ देते हैं और यहाँ उनका अस्थायी घर बन जाता है। बच्चे इन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं और सर्वाइवल में साथी बनते हैं, साझेदार बनते हैं, अर्थात उत्तरजीविता में साझेदार बनते हैं। और सीमापुरी में उत्तरजीविता का अर्थ है कूड़ा बीनना। वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है, अर्थात वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज इज टू देम गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही यह एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। आई, मुझे समटाइम्स, कभी कभी, फाइंड मिल जाता है, अ रुपी, 1 रुपया, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन, और यहाँ तक कि अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। साहब से साहब कहता है, हिज आइज, उसकी आंखें लाइटिंग अप, चमक उठती हैं, उसकी आंखें चमक उठती हैं। आगे लेखिका कहते हैं कि वेन, जब, यू, तुम्हें या फिर आपको, कैन फाइंड, मिल जाता है, अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, इन हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, यू तो आप, डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, ढूंढना स्टॉप नहीं करते, ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर, क्योंकि, इज होप, आशा होती है, क्योंकि एक उम्मीद होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा सिक्के पाने की, क्योंकि और ज़्यादा सिक्का पाने की आशा बनी रहती है।
तो आई समटाइम फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। साहब कहता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, इस आशा में कि आपको और चांदी के सिक्के मिल जाएंगे, या फिर फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि ज़्यादा चांदी के सिक्के पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़े का, हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, एक अलग ही अर्थ है। कूड़े का अर्थ अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, जो कि इसका मीन है, जो कि इसका अर्थ है, टू देयर पेरेंट, उनके माता पिता के लिए। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो कूड़े का अर्थ है उससे अलग होता है, ये चीज़ कही गई है। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज मीनिंग, कूड़े का अर्थ जो उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ होता है उससे डिफरेंट है, उससे अलग है। अब देखिए, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या है, बच्चे क्या समझते हैं। तो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड, ये लिपटी हुई चीज़ है, इन वंडर, आश्चर्य में। बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है, अर्थात कभी कभी बच्चों को जूते मिल जाते हैं, कभी कभी बच्चों को उसमें किसी बच्चे ने अपना पहना हुआ कपड़ा फेंक दिया तो वो मिल गया तो पहन लिया कपड़ा। यहाँ पर साहब बता ही रहा है कि उसे कभी पैसे भी मिल जाते हैं, यानी आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़, कूड़े में उसे क्या मिल जाएगा ये तय नहीं है। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। फॉर देयर एल्डर, लेकिन उनके एल्डर्स के लिए, लेकिन उनके बड़े बूढ़े लोगों के लिए इट इज़ मीन, ये मतलब है, ये अर्थ है, सर्वाइवल, जिंदा रहने का, ये जिंदा रहने का साधन है। इसका रिवीजन कर लीजिए क्योंकि बहुत बार क्लास में दिक्कत होती है, मुझे टेंशन नहीं चाहिए बस इस चैप्टर से। तो समटाइम्स, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब कहता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in heap of garbage, जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि ज़्यादा पाने की लालच या फिर ज़्यादा पाने की होप मतलब आशा, ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कूड़े का कुछ अलग ही मतलब है। देयर पेरेंट, जो उनके माता पिता के लिए मीन मतलब है, जो कूड़े का मतलब उनके माता पिता के लिए है उससे अलग है। यानी ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब, जो कूड़े का मतलब उनके माता पिता के लिए है उससे भिन्न है, उससे अलग है। अर्थात ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके माता पिता के लिए जो कूड़े का अर्थ होता है उससे अलग होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है, और बड़े बूढ़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। विंटर मॉर्निंग, वन मतलब एक, विंटर मतलब सर्दी की, मॉर्निंग सुबह, एक सर्दी की सुबह आई सी साहब, मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग, वो खड़ा था, बाय द फेंस्ड गेट, फेंस्ड मतलब होता है चार दीवारी, बाउंड्री, हाता, देहात की भाषा में हम लोग बोलते हैं हाता। ठीक है, तो बाउंड्री, आम बोलचाल की भाषा में बाउंड्री बोलते हैं ना, लोग अपना घर बनवाते हैं तो उसके चारों ओर बाउंड्री घिरवा देते हैं, एक दीवार उठवा देते हैं ताकि उनके घर के आसपास कोई ऐरा गैरा जानवर ना घुस जाए उसको। ठीक है, तो वो फेंस के पास, फेंस फेंस में दरवाज़ा भी होता है, गेट लगा होता है जिससे आप अंदर जाते हैं। ठीक है, तो फेंस गेट का मतलब होता है बाड़ लगा दरवाज़ा। ठीक है, ऑफ नेबरहुड क्लब, नेबरहुड मतलब पड़ोस के या फिर पास के, क्लब मतलब क्लब। ठीक है, तो एक सर्दी की सुबह मैं साहब को नेबरहुड क्लब, पास के क्लब के
फेंस गेट, बाड़ लगे दरवाजे के, स्टैंडिंग बाई, पास खड़े हुए देखती हूँ। ठीक है, तो एक सर्दी की सुबह मैं साहब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़े हुए देखती हूँ। वाचिंग, वो देख रहा था। टू यंग मैन, दो यंग मैन, वो दो युवकों को, ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम, वो हम करता है, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट, वॉच इट, इसे देख कर ही वो कंटेंट होता है, अर्थात इसे देख कर ही वो संतुष्ट होता है। स्टैंडिंग बिहाइंड, पीछे खड़े होकर, द फेंस, बाड़ के, तो बाड़ के पीछे से खड़े होकर, फेंस द बिहाइंड, स्टैंडिंग, फेंस बिहाइंड, बिहाइंड मतलब ये फेंस है, इसके इस तरफ ये लोग खेल रहे हैं, इधर ही खड़ा है ये, इसके उस पार नहीं गया। तो फेंस बिहाइंड, बाड़ के पीछे से ही खड़े होकर इस खेल को देखकर वो संतुष्ट होता है। क्लियर हो गया? तो एक सर्दी की सुबह मैं साहब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़े हुए देखती हूँ। तो ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कपड़े पहने हुए दो नवयुवकों को वो टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। और बाड़ के पीछे खड़े होकर, ठीक है, बाड़ कह सकते हैं या फिर बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, तो बाड़ के पीछे से खड़ा होकर, वॉच इट, इस खेल को देखकर कंटेंट वह संतुष्ट होता है। ठीक है, या फिर आपके अध्यापक ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि और बाड़ के पीछे खड़े होकर इस खेल को देखकर वो संतुष्ट है। आई गो, मैं चला जाता हूँ। इनसाइड, अंदर, मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता, अराउंड, आसपास, जब आसपास कोई नहीं होता तो आई गो इनसाइड, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो एडमिट करता है, अर्थात वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर, गेट कीपर मतलब द्वारपाल, लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग झूले पर, लेट मी यूज, मुझे झूलने देता है। द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहब टू, साहब ने भी, इज वियरिंग, पहन रखे थे। टेनिस शूज़, टेनिस खेलने वाले जूते। टेनिस शूज़ यानी अमीर लोग जो होते हैं वो हर खेल के लिए अलग अलग जूता पहनते हैं। घूमने जाएंगे तो अलग जूता, बारात में जाएंगे तो अलग जूता, स्कूल जाएंगे तो अलग जूता। अब हम लोग तो एक जूता खरीद ले तो एक साल रगड़ते रहते हैं उसको कि भैया फटना मत, अभी पैसे नहीं हैं। तो ये अमीर लोगों के नाटक हैं कि वो लोग अलग खेल के लिए अलग अलग जूते रखते हैं। तो वही कह रही है कि टेनिस शूज़ यानी टेनिस खेलने वाले जूते, ऐसे जूते जिन्हें पहनकर लोग टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े अजीब लग रहे हैं। ओवर ही इज डिसकलर, डिसकलर मतलब उसकी रंग उड़ी शर्ट, शर्ट पर, एंड शॉर्ट, शर्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट मतलब ये जो चड्ढा होता है ना, ये जो हाफ पैंट होती है इसको शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो उसकी शर्ट और शॉर्ट पर, जो उसकी शर्ट और शॉर्ट को बोलते हैं नेकर। ठीक है, तो जो उसकी शर्ट और नेकर पर, और शर्ट और नेकर कैसी है, डिसकलर्ड, रंग उड़ी, तो जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर अजीब लग रहे हैं या फिर विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव देम, समवन किसी ने, गेव देम इन्हें दिया है, टू मी मुझे, किसी ने इन्हें मुझे दिया है, अर्थात ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, समझाते हुए, इसको एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्ट करते हुए, तो मैनर मतलब होता है ढंग, तो स्पष्टीकरण के ढंग से यानी समझाते हुए, वह स्पष्ट करते हुए कहता है या फिर वो स्पष्टीकरण के ढंग से कहता है। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण और मैनर मतलब ढंग, तो वह स्पष्टीकरण के ढंग से कहता है या फिर वो समझाते हुए कहता है, जैसा आपको याद हो जाए। मैं एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूँ ताकि मुझे डाउट ना समझ में आए कहीं पर भी। कई तरह से पढ़ाया जा सकता है, कुछ लोग स्पष्टीकरण बोल देंगे, हो सकता है आपकी क्लास में एक स्पष्टीकरण बोल दिया जाए तो आपको डाउट हो जाए कि सर ने तो बताया था कि समझाते हुए कहता है। नहीं, यहाँ पे एक एक वर्ड समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए हैं।
ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इसका सीधा सीधा मतलब कि वो समझाते हुए कहता है, और किताब की भाषा में वह स्पष्टीकरण के ढंग से कहता है। द फैक्ट, सच्चाई तो ये है दैट कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़, ये डिस्कार्डेड शूज़ है, ये त्यागे हुए जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के। सच्चाई तो ये है कि ये किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, हु जिसने परहैप्स शायद रिफ्यूज्ड मना कर दिया, टू वियर देम इन्हें पहनने से, बिकॉज क्योंकि यह होल एक छेद था, इन वन ऑफ देम उनमें से एक जूते में, क्योंकि इनमें से एक जूते में होल था, इनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉदर परेशान नहीं करता ही उसे ये बात परेशान नहीं करते, अर्थात साहब को ये बात परेशान नहीं करती। ठीक है। द फैक्ट, यह बात, दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज़, ये त्यागे हुए जूते हैं, और सम रिच बॉय किसी अमीर लड़के के, जिसने शायद इन्हें पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, उसे ये बात परेशान नहीं करती, साहब को ये बात परेशान नहीं करती। फॉर वन, किसी ऐसे के लिए हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, वॉक जो टहलता हो या फिर घूमता हो, बेयरफुट नंगे पैर, किसी ऐसे के लिए जो नंगे पैर घूमता हो, इवन शूज़, यहाँ जूते मिलना, विथ होल एक छेद वाले, यानी छेद वाले जूते भी, अ ड्रीम कम ट्रू, किसी सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन द गेम जो खेल ही इज़ वॉचिंग वो देख रहा है, सो इंटेंटली इतने ध्यान से, इज़ आउट ऑफ हीज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। रिवीजन कर लीजिए। तो गो इनसाइड में अंदर चला जाता हूँ, वे नो वन इज़ अराउंड, जो कोई भी आस पास नहीं होता। ठीक है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूले पर झूलने देता है, या फिर द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं, जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर अजीब लग रहे हैं। किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो स्पष्टीकरण के ढंग से कहता है। द फैक्ट, यह बात, दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज़, ये त्यागे हुए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद इन्हें पहनने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में होल था, छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, यह बात साहब को परेशान नहीं करती। फॉर वन, किसी ऐसे लड़के के लिए जो नंगे पैर टहलता हो, छेद वाले जूते मिलना भी किसी सपने के सच होने जैसा है, लेकिन जो खेल वह इतना ध्यानपूर्वक देख रहा है, वो उसकी पहुंच से आउट है, बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहब इज ऑन हिज वे, साहब इज ऑन हिज वे, साहब जा रहा है टू मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर। आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हीज हैंड, उसके एक हाथ में अ स्टील कनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग चाय बनाते हैं वो एक केतली रखते हैं। ठीक है। तो इन हीज हैंड, उसके हाथ में स्टील कनिस्टर, स्टील का कनस्तर है। आई नाउ, मैं अब वर्क काम करता हूँ। इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर। डाउन द रोड, सड़क पर आगे, डाउन द रोड, सड़क पर आगे। अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, सड़क पर आगे, अर्थात अब मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, यानी सड़क पर आगे जाने पर एक चाय की दुकान रही होगी, उसकी बात कर रहा है। ही सेज, वहाँ कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूर, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, दूर इशारा करते हुए ही सेज, वहाँ कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि उसे कितने पैसे मिलते थे और क्या मिलता था। ये बहुत इजी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और सभी वक्त का भोजन मिलता है, यानी सुबह शाम दोपहर,
और सभी वक्त का मील मिलता है, मील मतलब भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें काम पसंद है? ही लगा है ना, तो उसे यानी लेखिका उससे पूछती है कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, यानी लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुमको ये काम पसंद है? हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट, खो देता है, द केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक, बेफिक्री या फिर आज़ादी का भाव। केयर फ्री मतलब बेफिक्री, आज़ादी, स्वतंत्रता। मैं देखती हूँ, आयशी, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से आज़ादी का भाव लॉस्ट, खो जाता है। या फिर ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा आज़ादी या फिर स्वतंत्रता का भाव खो देता है, लॉस्ट कर देता है। द स्टील कनिस्टर, ये स्टील का कनस्तर, सीम्स हैवियर, कहीं ज़्यादा भारी लगता है, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की तुलना में, ही वुड कैरी, जिसे कैरी करता था वो, जिसे वो ले जाया करता था, सो लाइटली, बड़े आराम से, ओवर ही शोल्डर, अपने कंधों पर, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधों पर ले जाया करता था। द बैग वाज हीज, बैग उसका था, थैला उसका अपना था। द कनिस्टर, ये कनिस्टर, बिलोंग्स टू द मैन, उस व्यक्ति का है, हु ओन्स, जो मालिक है, द टी शॉप, चाय की दुकान का, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब इज़ नो लॉन्गर हीज ओन मास्टर, साहब इज़ नो लॉन्गर, अब हीज ओन, अपना स्वयं का, मास्टर, मालिक नहीं है। साहब साहब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं है। सोचिए, उसके नाम का अर्थ क्या है? साहिब आलम, और वो अब खुद का मालिक नहीं है, वो किसी के यहाँ नौकरी करता है, और उसकी एज क्या है? बहुत छोटा है। रिवीजन कर लीजिए। आज सुबह साहब इज़ ऑन हीज वे टू द मिल्क बोथ, आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हीज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई सी, मैं देखती हूँ, हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कि उसके चेहरे से आज़ादी या स्वतंत्रता का भाव खो जाता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कनिस्टर, ये स्टील का कनस्तर, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के उस थैले से, हैवियर, कहीं ज़्यादा भारी लगता है, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर ली जाया करता था। अर्थात ये स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था, ये कहा जा रहा है। ठीक है। द बैग वॉज हीज, थैला उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, ये कनिस्टर उस आदमी का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। अर्थात कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जो आप अपने माता पिता को गाड़ी दिला दो, मोबाइल दिला दो, पैसे दे दो, इन सब चीज़ों के लिए परेशान करते रहते हो, आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी उस कमेंट को पढ़कर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी बच्चे ने इस चैप्टर से बहुत बड़ी सीख ली होगी, और आपको भी उसका कमेंट पढ़ना चाहिए। हमारी अगली कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें भी एक गरीब बच्चे की कहानी है, इसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
इस चैप्टर को टोटल 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया। इस पहले पार्ट का खूब अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।